क्राउन बुक आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियां का आगमन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। उनके आगमन का क्रम इस प्रकार है। कंपनी एवं आगमन वर्ष तो पुर्तगाली आए 1498 ईस्वी में, अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, डच आए 1602 ईस्वी में, डेनिश आए 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में एवं स्वीडिश कंपनी 1731 ईस्वी में। सबसे पहले पढ़ते हैं पुर्तगाली के बारे में। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, जो कि केरल में है, कालीकट बंदरगाह पर उतरा। वहां पर हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। पेड्रो अल्बरेज दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो 1505 से 1509 के बीच में रहा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया। उसने भारत में शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया गया था पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया। 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी स्थित हरमुज पर उसने अधिकार कर लिया। 1530 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। तो गोवा को पुर्तगाली का राजधानी किसने बनाया था? नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की। उसने 1534 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार किया। पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए थे। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। उन्होंने कार्ड्ज आर्मेडा काफिला पद्धति पर जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया। उन्होंने गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री और 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कब? 1503 ईस्वी में। कहाँ? कोचीन, केरल में। पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में स्थापित हुई। कहाँ? कन्नूर में। पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती से भारतवासियों की अवगत कराया। वे भारत में सबसे पहले आए और 1961 में गोवा छोड़कर सबसे अंत में गए। पुर्तगाली के बाद डच, हॉलैंडवासी डच की बात करें तो डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कार्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था जो 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा। सुमात्रा पहुंचकर बांटम के राजा के साथ संधि की। डच नौसेना नायक वादेर हेग ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में
प्रथम डच कारखाना बनाया? तो डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ बनाया? मसूलीपट्टनम में, तथा पोतोपोली में दूसरा कारखाना बनाया। डच द्वारा स्थापित कुछ अन्य कारखाने पुलिकट में 1610 में स्थापित किया, सूरत में भी 1616 में स्थापित किया, करिकल में 1645 में स्थापित किया, चिनसूरा में 1653 में एवं कोचीन में 1663 में स्थापित किया। पुलिकट में डच कारखाने को गेल्ड्रिया का किला तथा चिनसूरा हुगली में डच किले को गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता है। गुस्तावुस फोर्ट। भारत में पिपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही यह बालासोर स्थानांतरित कर दी गई। डचों ने पुलिकट में स्वर्ण के सिक्के पैगोडा का प्रचलन किया। पुलिकट जो उनका मुख्यालय था, वहाँ पे स्वर्ण सिक्के पैगोडा का प्रचलन करवाया था। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डचों को बेदरा के युद्ध, बेदरा जो पश्चिम बंगाल में है, उसके युद्ध में पराजित कर भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त कर दिया। अब बात करते हैं अंग्रेजों की। इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों की एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। कौन सा? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना 1599 ईस्वी में की। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम को दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया और जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। वहां उसने बादशाह से फारसी में बात की, जिससे प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसब एवं इंग्लिश खां की उपाधि दी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कोठी यानी कारखाना कहाँ स्थापित किया? मसूलीपट्टनम में स्थापित की। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडंटन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को परास्त किया। अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो ने 1615 में भारत आया और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया था। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिहरपुरा में स्थापित किया। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन ने हुगली में एक कोठी स्थापित की। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पौंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में सूरत के स्थान पर बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सजेन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ऑन्गियर सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर बना। वह बम्बई शहर का संस्थापक था। बम्बई शहर का संस्थापक कौन है? जॉर्ज ऑक्सजेन।
बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। इसे निशान कहते हैं। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 3 गांव सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की। कौन कौन से 3 गांव थे? तो सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, जिसे बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। जॉब चारनॉक ने बंगाल के इन तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, जो सन 1774 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्रियाँ। तो पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में स्थापित हुआ। डच का प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में स्थापित हुआ। अंग्रेज़ों की प्रथम कोठी जो है वो भी मसूलीपट्टनम में ही 1611 ईस्वी में स्थापित हुआ। डेनिश की प्रथम कोठी ट्रावनकोर तंजौर 1620 ईस्वी में स्थापित हुआ। फ्रांसीसी का प्रथम कोठी सूरत में गुजरात 1668 ईस्वी में स्थापित हुआ। फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री कालबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदसे ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रैंको कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारी कारखाने की स्थापना की। उनकी दूसरी कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से पुर्दचूरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो आगे चलकर पौंडीचेरी के नाम से जाना गया। डचों ने पौंडीचेरी को छीन लिया, लेकिन रिजविक की संधि के बाद पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया। बंगाल में मुख्य फैक्ट्री चंद्रनगर में थी। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 ईस्वी में करिकाल पर अधिकार किया। 1742 ईस्वी में डुप्ले गवर्नर बना। डुप्ले भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध कहा गया। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडी वास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और उसका वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया। इस युद्ध में जनरल आयरकुट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, तो 3 गो कर्नाटक युद्ध हुए हैं। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसको कर्नाटक युद्ध के भी नाम से भी जाना जाता है, तो वो 3 हुए हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो 1746 ईस्वी से 48 ईस्वी के बीच में हुआ है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 ईस्वी से 54 ईस्वी के बीच में हुआ है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 ईस्वी से 63 ईस्वी के बीच में हुआ है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान संधि हुआ था ला सापेल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान पांडिचेरी की संधि 1755 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान पेरिस की संधि 1763 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध के परिणाम हुए फ्रांसीसी जीत गए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध में वांडी वास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हो गए। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो 1746 से 48 के बीच में हुआ। इसमें ला सापेल की संधि हुई और फ्रांसीसी जीत गए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी के बीच में हुआ। पौंडीचेरी की संधि हुई और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 ईस्वी के बीच में हुआ। पेरिस की संधि हुई एवं वांडी वास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हो गए। नवीन कुछ स्वायत्त राज्य। तो कुछ स्वायत्त राज्य में सबसे पहले पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। तो मराठा साम्राज्य
मराठों का उत्कर्ष। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया आरंभ होने के साथ कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें मराठों का महत्वपूर्ण स्थान था। शिवाजी जो है वो 1627 ईस्वी से 80 ईस्वी तक रहे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के उत्तर में स्थित जुन्नार नगर के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई था। आरंभ से ही शिवाजी का उद्देश्य एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। उनका मूल उद्देश्य दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई और उनके शिक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा। उनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। 25 जनवरी 1656 ईस्वी में शिवाजी ने जावली पर विजय प्राप्त की। शिवाजी की विस्तारवादी नीति पर रोक लगाने के लिए 1659 ईस्वी में बीजापुर राज्य ने अफजल खां को भेजा, किंतु शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी। 1660 ईस्वी में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए भेजा गया। 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी चुपके से पूना में प्रवेश कर गए और रात को शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां इस आक्रमण से घबरा कर भाग गया। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जय सिंह ने वज्रगढ़ को जीतकर शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। अंततः शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। 24 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई, जिसके अनुसार शिवाजी ने 23 किले और 10 लाख हुन की वार्षिक आय की भूमि मुगलों को दे दी। शिवाजी के पास केवल 12 किले ही बचे। शिवाजी ने मुगल अधिपत्य स्वीकार कर लिया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वादा किया। 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए, जहां औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में नज़रबंद रखा, परंतु चतुराई से शिवाजी वहां से भागने में सफल हुए। 16 जून 1674 में शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। उन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को 53 वर्ष की आयु में हो गई। शिवाजी का प्रशासन राजा या छत्रपति क्या होता था? तो राजा की संपूर्ण शक्तियां शिवाजी में केंद्रित थी। वह राज्य के अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायाधीश और सेनापति थे। उन्होंने मराठी को शासन की भाषा बनाया और उसकी प्रगति के लिए रघुनाथ पंडित हनुमंते के नेतृत्व में एक शब्दकोश, राज्य व्यवहार कोश लिखवाया। अष्टप्रधान क्या होते थे? शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे। पेशवा अथवा मुख्य प्रधान जो कि प्रधानमंत्री होता था, तो पेशवा संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करता था। अमात्य या मजूमदार जो है वो राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था। मंत्री या वाकियानवीस क्या होता था? मंत्री या वाकियानवीस राजा के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करता था। सचिव या सुरुनवीस राजा के पत्रों की भाषा एवं शैली को ठीक करता था। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री होता था। सुमंत या दबीर राजा को संधि या युद्ध के बारे में सलाह देता था। सेनापति या सर-ए-नौबत जो है वो सेना की भर्ती, संगठन, शिक्षा, रसद की व्यवस्था करता था। पंडित राव जो है वो विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाता था। न्यायाधीश जो है वो राज्य के समस्त दीवानी एवं फौजदारी मामलों को निपटाता था।
शिवाजी के काल में सैन्य व्यवस्था। शिवाजी की सेना का मुख्य भाग घुड़सवार और पैदल सेना थी। घुड़सवार दो प्रकार के थे, पहला बरगीर, दूसरा सीलेदार। बरगीर ये शाही घुड़सवार थे जिन्हें राज्य की ओर से शस्त्र मिलते थे। सीलेदार इन्हें घोड़े एवं शस्त्र स्वयं खरीदने पड़ते थे। पैदल सेना में नायक, हवलदार, जुमलादार, हक, एक हजारी एवं सर ए नौबत होते थे। नायक जो है वो 9 सैनिकों या पाइकों का अधिकारी होता था नायक। हवलदार जो है वो 10 नायकों का अधिकारी होता था। जुमलादार जो है वो 2 या 3 हवलदारों का अधिकारी होता था। एक हजारी जो है वो 10 जुमलादारों का अधिकारी होता था। सर ए नौबत जो है वो संपूर्ण पैदल सेना का प्रधान होता था। सैनिकों को वेतन नकद दिया जाता था। लगान व्यवस्था की बात करें तो शिवाजी ने अपनी आय का मुख्य साधन चौथ और सरदेशमुखी को अपनाया था। ये कर पड़ोसी राज्यों की सीमाओं और नगरों से अथवा अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूले जाते थे। चौथ उस प्रदेश की वार्षिक आय का 1/4 भाग और सरदेशमुखी उस प्रदेश की आय का 1/10वां भाग होता था। संभाजी 1680 ईस्वी से 1689 ईस्वी के बीच में रहे। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके 2 पुत्रों संभाजी एवं राजा राम के मध्य उत्तराधिकार का विवाद खड़ा हो गया। संभाजी 30 जुलाई 1680 ईस्वी को सिंहासन पर बैठा। वह अभिमानी, क्रोधी और भोग विलासी था। अपनी मृत्यु से पहले शिवाजी ने उसे पन्हाला के किले में कैद कर लिया था। संभाजी ने 1681 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र अकबर को शरण दी थी। 21 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी थी और रायगढ़ पर कब्जा कर लिया। राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी के बीच रहा। राजा राम का राज्याभिषेक 1689 में रायगढ़ के किले में हुआ। उसने अपने को साहू का प्रतिनिधि माना और कभी गद्दी पर नहीं बैठा। उसने मराठों को जागीरें दी, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा मंडल या राज संघ का उदय हुआ। उसकी मृत्यु 1700 ईस्वी में हुआ। शिवाजी द्वितीय एवं ताराबाई का काल 1700 से 1707 ईस्वी तक रहा। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और मुगलों से संघर्ष जारी रखा। ताराबाई ने रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ किलों को मुगलों से जीत लिया। साहू जो है वो 1707 से 1749 तक रहा। 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी में साहू और ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें बालाजी विश्वनाथ की मदद से साहू जो है वो विजयी हो गया। साहू ने 1708 ईस्वी में सतारा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार शक्ति के 2 केंद्र बने, एक सतारा और दूसरा कोल्हापुर। सतारा में साहू शासन कर रहा था और कोल्हापुर में ताराबाई। इन दोनों के मध्य शत्रुता का अंत 1731 में वारणा की संधि के द्वारा हुआ। उसके बाद पेशवा शक्ति का विकास हुआ। पेशवा शक्ति का विकास की बात करें तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी तक रहा। ये चित्तपावन वंशीय ब्राह्मण थे। बालाजी विश्वनाथ जो है वो चित्तपावन वंशीय ब्राह्मण थे, जो 1713 ईस्वी में साहू के पेशवा बने। इन्होंने मुगल शासक फर्रुख सियर को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की थी। बाजीराव प्रथम जो है वो 1720 से 1740 ईस्वी तक रहा। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था, जिसने मराठा परिसंघ की स्थापना की। इसमें होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ एवं भोसले शामिल थे। होलकर इंदौर से, सिंधिया ग्वालियर, गायकवाड़ बड़ौदा तथा भोसले नागपुर।
इसने पूना को अपना केंद्र बनाया। 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध हुआ। पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजाम मुल्क के बीच में हुआ था, जिसमें निजाम मुल्क पराजित हुआ। बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी से 1761 ईस्वी के बीच में रहा। यह राजा राम द्वितीय का पेशवा था। बालाजी बाजीराव जो है वो राजा राम द्वितीय का पेशवा था। इसने राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली तथा पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया। तो पेशवा के पद को वंशानुगत कौन बनाया? बालाजी बाजीराव ने पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया था। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। इस युद्ध में मिली पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सका और 1761 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट विठ्ठुर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया। अंततः 1818 ईस्वी में पूना अंग्रेज को मिल गया। इस प्रकार मराठा परिसंघ समाप्त हो गया। बस। आंग्ल मराठा संघर्ष की बात करें तो 3 संघर्ष हुए। प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष 1775 से 82 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष जो है वो 1803 से 1806 ईस्वी के बीच में। तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष जो है वो 1817 से 1818 के बीच में। प्रथम आंग्ल मराठा के दौरान संधि हुआ सूरत की संधि 1775 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बसीन की संधि हुआ बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज के बीच में 1802 में। और तृतीय आंग्ल मराठा में तो पूरा अंग्रेज हड़प पे लिया। गलत संधि जिससे युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सूरत की संधि 1775 में हुआ, उसी से युद्ध प्रारंभ हुआ। बसीन की संधि हुआ जो कि बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच में 1802 में, उससे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो प्रारंभ हुआ। युद्ध समाप्त हुआ। सालबाई की संधि द्वारा 1782 ईस्वी में पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। राजघाट की संधि के द्वारा दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है समाप्त हुआ। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में संधि करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, पूरा मराठा साम्राज्य को हड़प लिया अंग्रेज। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान वारेन हेस्टिंग गवर्नर थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जॉर्ज बार्लो गवर्नर थे एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर थे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 की ईस्वी में चला। सूरत की संधि से आरंभ हुआ एवं सालबाई की संधि से खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बसीन की संधि से आरंभ हुआ एवं राजघाट की संधि से खत्म हुआ। अवध की बात करें तो अवध को अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच होने के कारण बफर राज्य कहा जाता था। सआदत खां यानी बुरहान मुल्क सआदत खां ने अवध को 1722 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया। सआदत खां के बाद सफदर जंग अबुल मसूर खां अवध का नवाब बना और फिर उसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नवाब 1754 से 1775 में बना। शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग के साथ 1773 ईस्वी में बनारस की संधि की। 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आसुफदौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया, जहां उसने इमाम बाड़ा का निर्माण कराया। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्ज़ाम लगाकर अंग्रेज़ों ने इसे 1856 में ब्रिटिश शासन में मिला लिया। मैसूर हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था।
1775 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार बना मैसूर तथा कौन, हैदर अली। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार बना हैदर अली तथा 1761 ईस्वी में वह मैसूर का शासक बना। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकुट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर को परास्त किया और अंततः हैदर की मृत्यु हो गई। पोर्टो नोवा का युद्ध 1782 ईस्वी में हुई थी। टीपू सुल्तान। टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। उसे अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। उसने नई मुद्रा, नई माप तौल की इकाई और नवीन संवत का प्रचलन करवाया। टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। इसने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की। उसका सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। उसके 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कमान संभाली थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कैप्टन मीडोज ने टीपू को पराजित किया और श्रीरंगपट्टनम की संधि की। इस संधि में यह शामिल था कि टीपू अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए देगा। जब तक यह रकम नहीं दी जाएगी टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया। अंग्रेजों ने वाडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलोजली को मार्किवस की उपाधि प्रदान की। वेलोजली को मार्किवस की उपाधि दिया गया। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1799 ईस्वी में हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर के युद्ध के दौरान हैदर अली था, दूसरा के दौरान भी हैदर अली था, लेकिन 1782 ईस्वी में मारा गया। उसके बाद टीपू सुल्तान आया। तृतीय युद्ध के दौरान भी टीपू सुल्तान था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जनरल था लॉर्ड वेरेलस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंगस था। तृतीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था एवं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली था। मद्रास की संधि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, दूसरा में मंगलौर की संधि हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में तो सहायक संधि ही थोप दिया गया था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज जो है वो पराजित हो गए थे। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा गया था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हो गए थे एवं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई थी। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली थे और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मद्रास की संधि हुई थी और अंग्रेज पराजित हो गए थे। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ। हैदर अली के शासनकाल में हैदर अली जो है वो 1782 में मारा गया। वारेन हेस्टिंगस जो है लॉर्ड गवर्नर था। दूसरा आंग्ल मैसूर के युद्ध के दौरान ही मंगलौर की संधि हुई और हैदर अली मारा गया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से 92 की ईस्वी के बीच में हुआ। टीपू सुल्तान शासन में था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो जनरल गवर्नर था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई तीसरी
आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान और टीपू पराजित हो गया इसमें। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। टीपू सुल्तान के दौरान लॉर्ड वेलेस्ली जनरल था। सहायक संधि थोपा गया और टीपू की मृत्यु हो गई। अब पढ़ते हैं पंजाब के बारे में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उसके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर ने सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ। बंदा बहादुर जो है वो सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ जिसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। 1716 ईस्वी में फर्रुख सियर द्वारा बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 में दल खालसा की स्थापना हुई। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया, जिसमें भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली था। सुकर चकिया मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह 1792 से 1839 के बीच में रहे। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ। उनके पिता माह सिंह थे। रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे। रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अफगान के शासक शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। फौज-ए-आइन रणजीत सिंह की अस्थायी सेना थी। उन्होंने लाहौर में तोप निर्माण का एक कारखाना भी खोला था। रणजीत सिंह की सरकार ए खालसा कहलाती थी। उन्होंने नानक शाही सिक्के चलवाए। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी का क्रम था खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह। तो रणजीत सिंह के बाद आए खड़ग सिंह के बाद नौनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह के बाद दिलीप सिंह। कुछ आंग्ल सिख युद्ध हुए तो 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1845 से 46 के बीच में हुआ एवं दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1848 से 49 के बीच में हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख शासक थे दिलीप सिंह। दिलीप सिंह के वजीर थे लाल सिंह एवं सेनापति था तेजा सिंह एवं दिलीप सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग्ज। लाहौर की संधि हुई थी 1846 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों ने दिलीप सिंह महाराजा की पदवी दी थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही दिलीप सिंह थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान दिलीप सिंह थे। लॉर्ड डलहौजी जो है वो गवर्नर जनरल था। अमृतसर की संधि पहला युद्ध में हुआ था लाहौर की संधि और दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ उसमें अमृतसर की संधि हुई थी। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही रामनगर का युद्ध 1848 में हुआ था। चिलियांवाला का युद्ध 1849 में हुआ था। गुजरात का युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। पंजाब के बाद बंगाल पढ़ते हैं। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां ने की थी। 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना और उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की कासिम बाज़ार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। अधिकांश अंग्रेज ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर भाग गए। 20 जून 1756 को काल कोठरी दुर्घटना हुई। 20 जून 1756 जिसको ब्लैक होल की घटना बोलते हैं। 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी दुर्घटना हुई जिसमें 146 अंग्रेज़ों को बंदी बनाया गया और 21 जून में उनमें से मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित मिले। अंग्रेज़ों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 9 फरवरी 1757 को अंग्रेज़ों और नवाब के बीच अली नगर की संधि हुई।
प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। प्लासी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया और नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ ने किया। अंततः मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। मीर जाफर की बात करें तो सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद क्लाइव ने 30 जून 1757 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। यह अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब था। चूँकि वह एक अयोग्य शासक था, अंग्रेज़ों ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम जो है वो 1760 से 1765 ईस्वी तक रहा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर लिया। मीर कासिम ने बंगाल में दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। अंग्रेज़ों ने इसे अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया और जुलाई 1763 में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने बंगाल छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के शरण ले लिया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों और मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। तो बक्सर के युद्ध में कैसे हो रहा था? अंग्रेज वर्सेस त्रिगुट में कौन था? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों और अंग्रेज थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हो गए। इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुई। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि की। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि की। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में हुई। लियो कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है, लेकिन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर दिया। अंग्रेज़ों ने अपने दीवानी कार्यों को संचालित करने के लिए बिहार में राजा सिताब राय, बंगाल में रजा खान एवं उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया। अंततः अंग्रेज़ों ने नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि किया। तो ये था बंगाल का